नमस्कार साथियों, हमने पिछली क्लास में हमने बताया था कि रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है, इसके बारे में डिटेल से आपको बताया था, ठीक है? तो हमने कुछ आधार वर्ष रखा था, तो आधार वर्ष को लेकर के वो उस आधार वर्ष में जो प्राइस था उस वस्तु का ले लिया जाता है और उसके बाद जो 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद फिर उस वस्तु का कितना उत्पादन है और जो मैं बताया था जो आधार वर्ष वाला जो प्राइस है उसको ले लिया जाता है, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर अगर वो प्लस आता है तो ये बोला जाता है कि हाँ रियल जो है जीडीपी बढ़ा है, अगर घट गया है तो रियल जीडीपी घटा है। ठीक है, तो ये हमने वहां तक बताया था। नॉमिनल जीडीपी में हमने क्या बताया था? नॉमिनल में ये बताया था कि जो इसमें फिक्स ईयर का नहीं लिया जाता, जो 2004-5 हमने फिक्स माना था, तो वो प्राइस नहीं लिया जाता है। जो करंट ईयर का रहता है वो प्राइस लिया जाता है, ठीक है? वो प्राइस से फिर जो उत्पादन हुआ हो उसका फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है वो हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। हमने वहाँ पिछली क्लासों में समझाया है इसको। अच्छा, तो उसमें अंतर क्या आता है? तो नॉमिनल जीडीपी हमने बताया जो जीडीपी और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में जो डिफरेंस हमने बताया था, जो अंतर नहीं आ रहा था उसमें डिफरेंट कितना आ रहा था उसका, तो वो फिर स्पष्ट हो जाता है कितने गुना है, ठीक है? डिफ्लेक्टर जो नहीं था जीडीपी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इक्वेशन जो था नॉमिनल जीडीपी अपान ये जो रियल जीडीपी था, तो इक्वेशन ये बनेगा, तो जो आया है तो वो अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो जो आएगा जितना गुना आएगा उतना महंगाई गुना ज़्यादा बताएगा, ठीक है? तो ये भी महंगाई निकालने का एक साधन जीडीपी डिफ्लेक्टर भी है, ठीक है? और एक डब्ल्यूपीआई है, एक सीपीआई है, 3 माध्यम हैं डब्ल्यूपीआई तथा वो मुद्रास्फीति निकालने के या महंगाई निकालने के, ठीक है? तो ये रहा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जो रियल जीडीपी था, तो रियल पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, इससे निकाला क्यों जाता है? तो रियल जीडीपी क्यों निकाला जाता है? रियल जीडीपी इसलिए निकाला जाता है कि देश की जो देखेंगे उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है, इसे स्पष्ट करता है। मगर नॉमिनल जीडीपी से हम ये नहीं कह सकते हैं गारंटी से कि बढ़ा ही होगा, क्योंकि वो मुद्रास्फीति उसमें हो सकता है प्राइस बढ़ा हो करंट वर्ष का, तो वो ज़्यादा बताएगा अमाउंट, तो वो अमाउंट बताएगा ज़्यादा, तो वो हो सकता है महंगाई हो सकता है प्रोडक्शन में कंफ्यूज है, मगर रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होता, वहाँ एकदम फिक्स बताया जाएगा, ठीक है? तो ये अंतर रहा। तो आज हम लोग देखते हैं रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम और नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ठीक है? यहाँ हम लोग देखते हैं रियल जीडीपी एक ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? रियल जीडीपी, तो ये रियल जीडीपी और प्लस पूरी जनसंख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है? ये पर कैपिटा इनकम इसका क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है? ये रहा, यहाँ पे पी लिया गया है और ये पीसीआई, ये पीसीआई है, ठीक है? तो रियल जीडीपी में अगर जनसंख्या से भाग देंगे तो आ जाएगा पूरी जनसंख्या बाद तो रियल पीसीआई आएगा, ठीक है? ऐसे और दूसरा है, ये तो पहला है, यहाँ लिख देते हैं, ये दूसरा है, ठीक है? तो यहाँ क्या आएगा? नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी पूरी जनसंख्या से अगर दे देंगे, ठीक है? जनसंख्या से देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, नॉमिनल आ जाएगा, नॉमिनल पीसीआई, ठीक है? नॉमिनल पीसी आएगा, पीसीआई पर कैपिटा, इसका फॉर्म है पर कैपिटा इनकम, ठीक है? अच्छा, ये क्यों निकाल रहे हैं? तो रियल जीडीपी हमने निकाला तो देश का प्रोडक्शन घट रहा है बढ़ रहा है, इससे क्लियर हो गया। अब जनसंख्या से रियल जीडीपी में भाग देंगे तो रियल पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ा है तो यानी कि क्रय शक्ति लोगों का बढ़ा है,
इसलिए निकालते हैं ताकि हमको ये पता चले कि जो पर कैपिटा इनकम है, रियल पर कैपिटा इनकम है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ा होगा, नो डाउट, तब तो जो है सबका क्रय शक्ति तो वस्तु सेवाओं का बढ़ेगा, वो खरीदारी ज़्यादा करेंगे। घटेगा तो वो कंजम्पशन कम करेंगे। ये इसलिए निकाला जाता है, इससे पता चलते रहे कि प्रति व्यक्ति हो क्या रहा है, ठीक है? इसलिए ये छोटा आंकड़ा निकाला जाता है। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी में वही चीज़ इसको निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी में तुलनात्मक रूप में किया जाता है। इससे ये पता चलेगा कि वास्तविक में अभी कितना है वो, ठीक है? वही वही बात इसमें भी लागू होता है। तो करंट ईयर जो वो नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर का भी निकाला जाता है, वर्तमान जो प्राइस रहता है मार्केट से, तो उससे भी पता चलता है कि अभी क्या है। मान लीजिए स्थिर मूल्य पे अगर हम करते हैं तो ये है, तो अभी ये 93,000 है, ठीक है? ये भारत का भी 93,000 है, ये वार्षिक है, ठीक है? और ये वाला कितना है? ये 1.5 लाख है। 1.5 लाख का ही है, 1 लाख क्या, ठीक है, 1.5 लाख समझिए, ठीक है? तो 93,000 है और 1.5 लाख है। तो अभी देखिए इतना अंतर आ रहा है इसमें, ठीक है? तो इस तरह निकाल लिया जाता है। ये है रियल जीडीपी और ये है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है? तो इसमें नॉमिनल जीडीपी क्या है? तो करंट ईयर्स का जो प्राइस होता है वो लिया जाता है। तो ये रहा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कि वो इसको मिटा देता हूँ। आगे से हम लोग बताएंगे फैक्टर कास्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है? तो ये रहा, ध्यान रखिए, ठीक है? कल हमने ये बता दिया था जो एनएनपी है, एनएनपी हमने बताया था वो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है। ये शुद्ध राष्ट्रीय आय, इसको शुद्ध राष्ट्रीय आय ध्यान रखिए, कर लीजिएगा। ये शुद्ध राष्ट्रीय आय है, ठीक है? इसको शुद्ध राष्ट्रीय आय बोलते हैं, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? इसको हमने बोल दिया था आय, राष्ट्रीय आय इसको बोलते हैं, जबकि जीडीपी को राष्ट्रीय आय बोला जाता है, ठीक है? जीडीपी को, जो जीडीपी है उसको राष्ट्रीय आय बोला जाता है, राष्ट्रीय आय इसी को बोला जाता है, ठीक है? तो एनएनपी को शुद्ध राष्ट्रीय आय बोला जाता है, जीडीपी को राष्ट्रीय आय बोला जाता है, होल निकाल करके, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक हमने देखा प्रति व्यक्ति क्या होता है और व्यक्तिगत आय क्या होता है, वो हमने बताया था। व्यक्तिगत आय में जो वजीफा होता है, स्कॉलरशिप होता है, ये सब शामिल रहते हैं, वो हमने ये बता दिया था। क्या क्या माइनस होगा? तो वो निगम कर होता है, अभी वितरित लाभांश होता है, और जो सामाजिक सुरक्षा है, ये सब डिस्पोजल इनकम होता है, हमने टर्नओवर, ये सब हमने बता दिया है, ठीक है? तो उसमें पिछली क्लास में आप देख लीजिएगा। तो अभी रियल नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम क्या है, और नॉमिनल पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब हमने आज बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं फैक्टर कास्ट किससे बोलते हैं और मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है? इसको हम स्टडी करते हैं, तब अगला जो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो पहला है, 2 शब्द आएगा। पहला शब्द है, हम लोग आज सीखेंगे कि फैक्टर कास्ट, फैक्टर कास्ट एट द जीडीपी। और दूसरा शब्द है कि मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस एट द जीडीपी। अच्छा, ये अब ये क्या है? फैक्टर कास्ट एट द जीडीपी और मार्केट प्राइस एट द जीडीपी। तो ये बेस, मतलब ये क्या चीज है? तो हम लोग ये देखेंगे फैक्टर कास्ट क्या होता है।
तो पहले ये समझेंगे तब आगे आगे जो अभी जो राष्ट्रीय आय का जो गणना किया जा रहा है वो पैटर्न चेंज कर दिया गया है पहले से, इसलिए इसको ये शब्द सीखेंगे तो आगे काम देगा, ठीक है। अभी तक जो पहले इसको बता देता हूँ तब, ठीक है। फैक्टर कास्ट क्या होता है? कुछ नहीं है, एकदम सरल इजी है। क्या चीज? हम लोग देखते हैं जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन कौन कौन है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, जोखिम है। ये तो उत्पादन के साधन है, बस इसी को बोला जाता है फैक्टर कास्ट, यही है। अच्छा, और आप अभी देखेंगे जो जीएसटी लगता है, जो 18% है, और जो भी इसका मतलब लगाया जाता है, देखेंगे आप 12% है, 18% जो भी दर है इसका। तो आप क्या करेंगे? तो कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट अपना बनाती है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है बनाएगी, बना करके वो फिर रख देगी। उस पे क्या करेगी सरकार? तब अब उस पे टैक्स लगाएगी। तो जो कंपनी में बना था, वो जो मूल्य पे बना था, उसी को हम फैक्टर कास्ट बोलते हैं, बस। फैक्टर का मतलब फैक्ट्री का कास्ट, ऐसे समझ लीजिए, या अच्छे से याद हो जाएगा, फैक्ट्री का कॉस्ट, ठीक है, एट द जीडीपी। तो उससे जो जीडीपी निकाला जाएगा उसको फैक्टर कास्ट एट द जीडीपी बोला जाता है। फैक्ट्री का कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, ये भूमि था, फिर श्रम था, पूंजी था, उद्यमी का जोखिम था, ठीक है। अब भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी का जो है जोखिम रहेगा, ठीक है। यहाँ जोखिम कर लीजिएगा। ये निकलेगा कैसे? मान लीजिए ये जो फैक्टर कास्ट है, तो इसमें इसमें क्या रहेगा? भूमि का किराया दिया जाएगा, श्रम का मजदूरी दिया जाएगा, पूंजी का ब्याज दिया जाएगा, उद्यमी जो रिस्क लिया है, और जो वर्कर मतलब जो स्टाफ है उसका जो है सैलरी देगा, अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, ठीक है। ये तो ये जो कास्ट है, वही जो और प्लस रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल तो उसमें लगाया हुआ जो उसको बोलते हैं आगत, ठीक है। इनपुट या आगत, रॉ मटेरियल देख लीजिएगा, मैं इधर लिख दिया हूँ मटेरियल। तो अगर ये सब जोड़ देंगे तो जो जो प्राइस आएगा उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट एट द जीडीपी, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हमने एक काम करते हैं, पहले हमने लिया क्या कि एक साइकिल बनाने का है, मान लीजिए साइकिल बनाना है, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें? तो साइकिल में उसने 2000 का सामान ले आया, 2000 का सामान ले आया, ठीक है, 2000 का। तो 2000 में क्या क्या हो जाएगा? उसने टायर ले आया, टायर है, ट्यूब है, चैन है, मतलब ये सब पूरे जितने भी आइटम है उसके, वो लेकर के पूरा अमाउंट कितना आया? 2000 आया, ठीक है। ये 2000 रुपये आया है, तो 2000 आया बनाने में। अब उसने क्या किया? ये सब पूरा टायर अलग अलग लेकर के आया, वो अपने ही क्या किया, वो एक मतलब लगाया, उसको ज्वाइन किया, वो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वो पूरा क्या किया, अलग अलग पार्ट ले आया, अपने यहाँ एक साइकिल का उत्पादन किया कारखाने में, ठीक है। इतना बड़ा मतलब कंपनी है वो। तो भूमि का जो होगा वो किराया देगा, श्रम का जो पूंजी है, वो जो श्रम का जो श्रमिक मजदूरी होगा वो दिया, पूंजी जो ब्याज मतलब बैंक से लिया था उसको दिया, ब्याज उस पे दिया, और उद्यमी और जो अपना जोखिम उठाया था स्टाफ का जो भी था वो दिया, और मटेरियल का जो ये दिया। अब मान लीजिए हुआ क्या, ये 2000 ले आया, तो 2000 तो यहाँ रहा, ये रहा मटेरियल का है, लग गया पूरा, जो जो मटेरियल लगा इसको आगत बोलते हैं, आगत तो सभी ले आया, इकोनॉमिक्स में आगत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ये पूरा मान लीजिए आया 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया आया, 1000 आया। 1000 में भूमि का दिया, मजदूरी दिया, ब्याज दिया, जो भी मतलब जोखिम था वो सब ले लिया, पूरे स्टाफ का जो वर्कर थे वो, स्टाफ वाले को नहीं था, जो ऑफिस वाले थे एचआर वाले वो सबको दे गया, ठीक है। 1000 रुपया उसका आया, 2000 इधर था। अभी क्या हुआ? 3000 हो गया, 3000 इसका प्राइस हो गया, ठीक है। अब ये कंपनी लेवल पे है, ये कंपनी में ही 3000 पड़ रहा है, ठीक है। तो 3000 ये इसी को बोलते हैं फैक्टर कास्ट, इसे बोलेंगे फैक्टर कास्ट, ठीक है। अब क्या सरकार क्या करेगी?
आप सरकार जो फैक्ट्री से 3,000 में पड़ रहा है उसका ओन, आप बोल देगा वो, भाई मेरा 3,000 पड़ रहा है कंपनी से, मैं अब दे रहा हूँ। सरकार जो मन हो चाहे टैक्स टैक्स लगाए या सब्सिडी है, आपकी मर्जी। अच्छा, सरकार अगर ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो जो विदेशों में विदेशों से सामान जो साइकिल मान लीजिए आयात होता है, तो वहाँ भी टैक्स लगाएगी सरकार, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो भी टैक्स बढ़ा के देगी ताकि ये जो प्राइस है वो मैच करे इनका, जो इस हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। तो फैक्ट्री पे 3,000 आया, अगर आप सरकार को बेचा जाए ना, सरकार अगर कोई दूसरा खरीदार अगर आएगा तो क्या किया जाएगा, जो कंपनी मान लीजिए कंपनी से कोई गया, होल जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो गया लेने, तो अब क्या करेगा, तो जितनी साइकिलें होंगी, ये एक साइकिल का है मान लीजिए, ठीक है, अब इस पर 18% जीएसटी तुरंत लगा देगी सरकार, 18%, यानी इसका 18%, तो 18% कितना हो जाएगा, तो 3,000 का, ये 3,000 है, ये 18% यहाँ कर देंगे, और यहाँ दूसरे 18×3=54, ठीक है, तो 18×3=54, 540 रुपये तुरंत बढ़ जाएगा इसमें, इसका, ठीक है। अब ये, अब क्या होगा, ये 18% जीएसटी लग गया, अब इसकी कीमत कितनी हो गया, 3540 रुपया हो गया, ये 3540 रुपया जगह पे पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, यहाँ से बढ़ा के ले जाएगा, और एकदम जो ग्रास वैल्यू एडेड है ना, वही वही फार्मूला चलेगा। अब 3540 रुपये ये मार्केट प्राइस है, ये ये मार्केट प्राइस है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है, ये मार्केट प्राइस है। ये 3500 रुपये, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने बताया 3,000 रुपया कोई फैक्टर कॉस्ट एट द जीडीपी, ये फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि फैक्ट्री पे जो बना है वो 3,000 रुपये आया है। फैक्ट्री वाले ने बोला मैं 3,000 दे रहा हूँ, मेरा 3,000 लागत लगा है पूरा लेकर के, जो हमारे ये पूरे लगे हैं, और प्लस जो मैंने मटेरियल खरीदा था पूरा बना के हमने, ये पूरा 3,000 रुपये मेरा आया है। तो अब सरकार ने बोला, जब सरकार जब वहाँ मतलब बेचता है ना कंपनी वाला, तो बिल होता है, आपने कितना सेलिंग किया, कितना साइकिल आपने ले जा रहे हैं, कोई अगर होलसेलर है वो आए ना, तो बोलेगा मेरे 50 साइकिल चाहिए, तो 50 साइकिल में 18% भाव से वो जीएसटी आपको देना पड़ेगा, वो होलसेलर देगा, देना ही पड़ जाएगा। और जब दिन लगा देगा ना, एक साइकिल पे मान लीजिए 3540 रुपये का मार्केट में उस समय होलसेलर के पास में रहेगा भाव में, अब वो प्रॉफिट के लिए होगा तो और बढ़ा के बेचेगा, तो ये मार्केट प्राइस को बोलते हैं। अगर कर लग गया है, टैक्स लगा, तो उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। आप टैक्स नहीं लगाए, कंपनी के स्तर पे जो प्राइस है उसको फैक्टर कास्ट बोलते हैं, ठीक है, ये बेस इसमें अंतर है। इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस एट द जीडीपी, और उसको बोलते हैं फैक्टर कास्ट एट द जीडीपी, ठीक है। तो ये रहा आपका फैक्टर कास्ट एट द जीडीपी और मार्केट प्राइस एट द जीडीपी। तो ये इसमें अब एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट्री वाला है, 3,000 हो गया, 540 बढ़ गया है, 540 हमने बताया ये बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर टैक्स लगा देंगे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा, अब इसी मार्केट प्राइस में वो बिकेगा। इसमें एक खास बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए साइकिल है, और सरकार ने क्या बोला, इसी जगह पर ट्रैक्टर होता मान लीजिए, छोटी बात हम मानते हैं, तो अगर 3,000 का एक ट्रैक्टर है पड़ा कंपनी की दर पे, तो अब मान लीजिए 3540 रुपये 18% जीएसटी है, सरकार ने बोला मैं क्या करता हूँ, 200 रुपये सब्सिडी दे देता हूँ, क्योंकि ये ट्रैक्टर है, खेती के लिए है, गरीब मतलब किसान लोग कहाँ से उतना देंगे, मान लीजिए 200 रुपये सब्सिडी दे दिया। अब देखिए, ये सब्सिडी ध्यान रखने का है, तो 200 रुपये क्या किया, सब्सिडी दे दिया, ठीक है। अब सब्सिडी जब 200 रुपये का सब्सिडी दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो जो 3540 था वो 3340 हो जाएगा, 3340 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो 3340 रुपये है, ये मार्केट प्राइस नहीं है, यही बारीकी देखने का है। ये जो 3540 रुपये है सब्सिडी ये दिया गया है, ये मार्केट प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस ये है। तो मार्केट प्राइस जब भी निकाला जाएगा, तो आप कोई भी वस्तु रहेगा, आप देख लीजिए सब्सिडी तो नहीं दिया गया है, अगर सब्सिडी दिया गया है, यानी कि सब्सिडी देकर उसका मार्केट वैल्यू कम कर दिया गया, जो प्राइस है मार्केट प्राइस कम किया गया है, तो वो मार्केट प्राइस नहीं बनेगा।
मतलब गणना के तौर पे अगर आप गणना कर रहे हैं मार्केट प्राइस चाहे जीडीपी के समय पे, तो आप जो सब्सिडी रहेगा वो आपको घटाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब ये निकालना रहेगा ना, तो 200 रुपये सब्सिडी है तो 200 आप प्लस कर दीजिए, 200 प्लस करेंगे तो 3540 तुरंत बन जाएगा, तब ये मार्केट प्राइस कहलाएगा। यही बारीकी इसमें ध्यान रखने का है, सब्सिडी का आपको तुरंत जोड़ देने का है, क्योंकि सब्सिडी देकर घटाया गया है तो आपको क्या करेंगे, सब्सिडी को उसमें इंक्लूड कर देना, प्लस कर देना गया, प्लस करेंगे तो मार्केट प्राइस ही बन जाएगा आराम से। तो ये रहा आपका मार्केट, ये जो है मार्केट प्राइस, और ये रहा फैक्टर कास्ट। ठीक, अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो 2005 जो 2015 है, इससे पहले जो भी जीडीपी निकाला जाता था वो फैक्टर कास्ट पे ही निकाला जाता था, ये प्राइस पे मतलब फैक्ट्री कॉस्ट पे। ठीक है, ऐसे ही समझिए। तो अब क्या हुआ, गणना बदल गया है, अब क्या है, मार्केट प्राइस ले लिया जा गया है, मार्केट प्राइस पे निकाला जा रहा है। पहले क्या होता था, जो करेंट नॉमिनल जीडीपी था वो फैक्टर कास्ट पे निकाला जाता था, और जो आधार वर्ष पे जो प्राइस लिया जाता था वो भी फैक्टर कास्ट पे ही लिया जाता था, ताकि रियल जो है पता चले कि क्या स्थिति है। नहीं तो कर पता लगा कि 2005 में कितना, 2008 में मान लीजिए 2004-5 का आंकड़ा है, 2005 में सरकार ने कितना टैक्स लगा था नहीं पता है, फिर पूरा टैक्स का आंकड़ा निकालेंगे, अच्छा 10 में क्या लगाया था टैक्स, तो पूरा टैक्स की जो जानकारी लेंगे तब तो निकाल पाएंगे ना। आई जब ये फैक्टर कास्ट पे रहेगा, सीधा सीधा निकालते जाइए आप, प्राइस मिल लीजिए और यहाँ पे सीधा निकालते चले जाइए। इसलिए सरलता की वजह से फैक्टर कास्ट लिया गया था। अब इसलिए बदला गया है कि ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इशू लिया जाता है, मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकाला जाता है, तो भारत वाले भी इसे एक्सेप्ट किए, क्यों, ताकि एक दूसरे देश से तुलना किया जा सके, आंकड़ा सबका मैच हो। पता लगा फैक्टर कास्ट है, फिर से गणना करिए जी, मार्केट प्राइस ले आइए, तो एक इस पे रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि अब जो इस समय जीडीपी निकाला जा रहा है वो क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है, तो ये हम लोग आज देखेंगे। अब अभी करंट समय में जीडीपी कैसे निकाला जाता है 2015 के बाद से, 2015 से पहले यही फार्मूला से निकाला जाता था। ठीक है, एक मिनट टाइम लिख लेता हूँ। तो हम लोग देखते हैं इधर से। ठीक है, ये 8 मिनट का टाइम है, तो हम लोग देखते हैं कि इसको बोलते हैं, पहला शब्द है जीडीपी एट द बेसिक प्राइस, यहाँ से निकालते हैं जीडीपी एट द बेसिक प्राइस। ये जीडीपी, यहाँ पे एक काम करता हूँ, नहीं यहाँ पे लिख दीजिए फैक्टर कास्ट एट द जीडीपी, फैक्टर, यहाँ लिख लीजिए कॉस्ट एट, यहाँ पे लिखिएगा फैक्टर मार्केट रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। चलिए एक मिनट, पहले इसे मैं बता देता हूँ, तब एक काम करें, पहले इसको ना बता करके पहले बेस से हम लोग बताते हैं, तो अभी टाइम भी कम रहेगा, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी पूरा निकालने लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखते हैं जो 2015 का गणना था, तो वो मार्क हमने बताया वो फैक्टर कास्ट पे किया जाता था। ठीक है, अब 2005 में जो गणना था वो बदला गया है, बदलने का क्या क्या बदला गया है, तो पहले ये बदला गया जो आधार वर्ष है उसको बदल दिया गया है। अब ये नेक्स्ट क्लास में पूरा रहेगा तो वो निकाल के हम फार्मूला निकाल के बता देंगे। ठीक है, तो अभी तो पहले क्या हुआ था, अब उसमें 2004-5 जो आंकड़ा है वो आधार वर्ष है, उसको हटा करके 2011-12 कर दिया गया है। पहली बात है, आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो इसमें
अभी ये जो पढ़ाई मतलब ये जो सिस्टम था वो अब नहीं है, ठीक है? ये अब नहीं लागू है, अब बदल दिया गया है। तो आप क्या बदल के जो 2015 के बाद से कैसे जीडीपी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं? तो पहला है, अब जो बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ? तो बदलाव में पहली बात तो आधार वर्ष जो आधार वर्ष था उसको बदला गया है, ठीक है? आधार वर्ष ये 2000 जो 4-5 था उसको बदल के 2011-12 किया गया है, ठीक है? 2011-12 किया गया है। दूसरी बात क्या है, जो आंकड़े के स्रोत थे, आंकड़े के स्रोत क्या थे? पहले क्या किया जाता था, जो आंकड़े के स्रोत में पहले लिया जाता था जो एएसआई, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। इससे आंकड़े जो भी वार्षिक जो भी उद्योग का जो विवरण रहता है, जितना उनका प्रोडक्शन रहता था, उत्पादन है, हिसाब से ये पूरा लेकर के जोड़ा जाता था। जो आंकड़ा आता था उससे लिया जाता था स्रोत में, और आरबीआई के आंकड़े लिए जाते थे। अब क्या किया गया है, इसमें भी बदलाव किया गया है। अब जो आंकड़े लिया जाता है 2015 के बाद से, 2015 के बाद से वो अब क्या लिया जाता है, अब जो एक है एमसीए 21, ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, अब इसके जगह पे एमसीए 21, एमसीए ये 21 ये क्या है? और ये पोर्टल है, ठीक है? ये पोर्टल है, ठीक है? तो ये पोर्टल एक है, तो इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें जो भी उद्योग धंधे या इंडस्ट्री जो भी पंजीकरण होंगे उसको 21 नंबर का जो पंजीकरण संख्या मिला रहेगा। तो उसमें अपना क्या है, उसका अपना कोड रहेगा और पासवर्ड रहेगा, अपना पासवर्ड खोल के जो भी उत्पादन रहेगा, लॉस रहेगा, जो भी रहेगा वो अपना यहाँ पे वो लिखता जाएगा, ताकि तब जब वो पूरा ये हो जाएगा तो सरकार यही से पूरा आंकड़ा आराम से ले लेगी, एक जगह रहेगा। इसलिए इसको हटा करके अब एमसीए 21 लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात अब क्या है, पहले क्या था, ये सीमित सीमित जो स्रोत थे 2015 के पहले, अब क्या किया गया है, अब उसमें ये किया गया है, नए क्षेत्रों को भी शामिल कर दिया गया है। नए क्षेत्र शामिल होंगे तो आंकड़े और बढ़ेंगे। तो नए क्षेत्र में क्या आएगा, तो विनियामक जो संस्थाएं हैं, विनियामक है, उसमें शामिल किया गया है, एक है। फिर वित्तीय क्षेत्र था, वित्तीय क्षेत्र के आंकड़ों को शामिल किया गया है, और जो स्थानीय निकाय है उनके आंकड़े अब लिया गया है, स्थानीय निकाय, ठीक है? स्थानीय निकाय में वो पंचायत आ जाएगा और आ जाएगा नगर पंचायत, ठीक है? इसमें गांव वाला ये नगर पंचायत, ठीक? नगर पंचायत। तो इसमें क्या बदलाव गया, पहले आधार वर्ष 2004-5 था, वो 2011-12 किया गया। जो आंकड़े लिया जाता था एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री से, उसको बदल के एमसीएस लेना चालू हो गया। आरबीआई तो आरबीआई तो लिया ही जाता है अभी भी, ठीक? इसमें आरबीआई रहेगा ही, ठीक है? अब जो अतिरिक्त जो लिया जाता है 2015 के बाद से, उसमें विनियामक संस्थाएं हैं, ये वित्तीय संस्थाएं हैं, ठीक है? विनियामक संस्था है, और इसमें भी वित्तीय संस्थाएं हैं, ठीक है? वित्तीय संस्थाएं हैं और स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो, इनके भी आंकड़े लिए जाते हैं। तो ये जब आंकड़े लिए जाएंगे तो ऑलरेडी जो है, और दूसरी बात जो फैक्टर कास्ट था, अब मार्केट प्राइस लेंगे तो जीडीपी ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, तो जाएगा ही ना। विनियामक संस्थान क्या क्या आएगा, तो इसमें जो आप विनियामक संस्थान क्या आएगा, तो हम लोग देखते हैं, इसे ये इसको बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेट करता है। तो जो मुद्रा बाजार को आरबीआई कंट्रोल करती है, ठीक है? तो मुद्रा जो बाजार है उसको आरबीआई कंट्रोल करती है, जो पूंजी बाजार होती है उसको सेबी कंट्रोल करती है, और जो बीमा वगैरह है ना, उसको एडा, आईआरडीए, एडा उसको नियंत्रित करती है। और जो पेंशन पीएफआरडीए, जो पेंशन वाला रहता है वो पीएफआरडीए करती है, ठीक है? तो ये रहे आपके विनियामक संस्थाएं रेगुलेट करने वाली, यानी कि जो वित्तीय बाजार था उसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। और जो पूंजी बाजार है उसको सेबी करता है। आप लोग देखते हैं जो सेबी में आप लोग स्टॉक वगैरह लगाते हैं, नहीं कि शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाते हैं, तो सेबी कंट्रोल करता है। सेबी क्या मतलब, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज और सेबी बोर्ड ऑफ, ये हो जाएगा, ठीक है? तो सेबी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, और सेबी हो गया, फिर इसके बाद में सेबी हो जाएगा, और पेंशन वाले क्या, जब पीएफआरडीए हो जाएगा, और जो बीमा वगैरह है उसको आरडीए, एडा इसको बोलते हैं, वो करती है, ठीक है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी
डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं ना इसको, एडा। ठीक है, तो ये रहेगा। और पेंशन फंड जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हो जाएगा ईपीएफ आरडीए के। ठीक है, तो ये रहे आपके, ये 4 संस्थाएँ यहाँ बन जाएँगी, चारों विनियामक संस्थाएँ हुई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएँगी। आज वित्तीय संस्थाएँ क्या है? वित्तीय संस्थाएँ वो हैं जो बैंकों को लोन देती हैं। ठीक है, बैंकों को लोन कौन-कौन देती हैं? जैसे नाबार्ड हुआ, बैंक को लोन देगी। जो आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को देती है लोन, कमर्शियल बैंकों को देती है, नाबार्ड देती है, सिडबी है देता है लोन, सिडबी देगा। और फिर एनएचबी देगा, नेशनल हाउसिंग जो बैंक है वो देगा, जो घर वो नहीं होते हैं वो लेते हैं, तो एनएचबी देता है वो लोन बैंकों को, कमर्शियल बैंक वगैरह को। और क्या है, और जो एग्जिम बैंक है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, लोग जो व्यापारी करना चाह रहे हैं उनको जो पैसे का मदद जो है एग्जिम बैंक करती है। ठीक है, तो ये 4 संस्थाएं इसमें हो जाएंगे। तो ये रहे संस्थाएं, ध्यान रखिएगा ये आरबीआई की शाखा है। जो सेबी हमने वो जो वो बोला कि सिडबी है, नाबार्ड है, और एग्जिम बैंक है, एनएसबी बैंक है। अभी जो हाल में बना है, जो ये आप देखेंगे जो तरुण लोन है, ये वयस्क लोन है, ये सब के बारे में एक और संस्था बनाया गया इसी तरह का, ये आरबीआई की शाखा है। ठीक है, डायरेक्ट ये लोग बैंकों को देंगे। तो जब बैंक, जब ये सिडबी वगैरह जब बैंक को लोन देंगी तो उसको बोलते हैं वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय लोन बोलते हैं इसको। और जब बैंक वाले नागरिक को लोन देंगे उसको गैर वित्तीय ऋण कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या करेगा, जो सीडीबी जो मान लीजिए नाबार्ड है, ये नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड है, तो ये क्या करेगी, ये कारपोरेट बैंक को देगी, रूरल बैंक को देगी, कमर्शियल बैंक को देगी। ठीक है, तो अब यहाँ से बैंक, ये इसको बोलेंगे वित्तीय, वित्तीय लोन, इसको बोलते हैं वित्तीय लोन। ये इसका जो कमर्शियल बैंक है इसको लोग मतलब जो दोनों के बीच में होता है इसको बोलते हैं वित्तीय लोन। और जब कोई नागरिक लिया लोन ना, सिटीजन कोई लिया, तो सिटीजन अगर कोई लेता है तो उसको बोलते हैं गैर वित्तीय लोन। ये ध्यान रखिएगा, इसमें अंतर कंफ्यूज मत होइएगा, वित्तीय लोन है ये, गैर वित्तीय लोन है, ये अंतर समझिएगा। ठीक है, स्थानीय निकाय पंचायत हो, नगर पंचायत है। तो ये इस रहे आंकड़े आपके। हम लोग कल जीडीपी जो 2015 के बाद से निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।